नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जेपीएससी बुकलेट सीरीज़ का हम लोग क्लास कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज का जो तीसरा क्लास है, ये भी बुकलेट सीरीज़ का ही भाग है। इसमें हम लोग जीएस का भाग पढ़ेंगे, ठीक है? और चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और किस तरह का सवाल पूछा गया है, वो आप लोग को पता चल जाएगा। और आगे किस तरह का सवाल पूछेगा, ये भी पूछ जाएगा। जो कि जेपीएससी के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिया गया ना, उस सभी सेट को हम करवा देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर देखिए, पहला यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सवाल है कि भारत में टमाटर का उत्पादन केंद्रित है कहाँ पे? बताइए तो। भारत में जो टमाटर का उत्पादन होता है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो हम बात करें कि टमाटर का उत्पादन पता होना चाहिए कि भारत के जो दक्षिण है, ये मान के चलिए भारत है, ये भारत रहा, ठीक है। तो भारत के दक्षिण मध्य राज्यों में सबसे अधिक होता है, दक्षिण और मध्य राज्यों में सबसे अधिक होता है। तो कौन सा यहाँ राज्य आता है, सो बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? तो एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा तीनों। ठीक है, चलिए। और सबसे बड़ी बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो सबसे ज्यादा होता है हमारा आंध्र प्रदेश में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना स्टार्ट कब हुआ था, ध्यान होना चाहिए। उज्ज्वला योजना का शुरुआत जो हुआ था, ये हुआ था मई 2016 में हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो ये गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य था किसका? उज्ज्वला योजना का। ठीक है, चलिए यह सवाल देखिए। सवाल है कि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के पर कैपिटा इनकम के अनुसार भारत के सभी राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है? पर कैपिटा इनकम में जो है, वो झारखंड का स्थान जो होता है, वो है 26वां स्थान है। कितना है पीसीआई में? तो 26वां। झारखंड में तेजस्विनी योजना किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से संचालित की जा रही है? बताइए। भारत झारखंड में जो तेजस्विनी योजना है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो ये जो है विश्व बैंक के सहयोग से जो है तेजस्विनी योजना संचालित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25, तो 25-26 का भी पूछ सकता है। के अनुसार मार्च 2024 तक झारखंड में खनिज उत्पादन का कुल मूल्य लगभग है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मार्च 2024 तक झारखंड में खनिज उत्पादन का कुल मूल्य लगभग कितना है? तो खनिज उत्पादन का कुल मूल्य जो है, ये है 75,358 करोड़ रुपया। ये कुल खनिज उत्पादन का लगभग है। अगला सवाल है, सवाल है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है, वो कितना है? तो कितना है? ये है 95। भुखमरी स्थान में भारत का जो स्थान है, क्या पूछा है? 2025 में 95 है। ये सूचकांक जो है, पता है कैसे निर्धारित किया जाता है? ये जो सूचकांक है ना, ये अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर के जैसे संकेतकों पर आधारित होता है। मतलब इसमें क्या क्या चीज शामिल करके निकाला जाता है भुखमरी सूचकांक? तो ये जो है, ये अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर जैसे संकेतकों पर यह आधारित होता है। ठीक है, इतना हम लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। हाल ही में विश्वास योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? विश्वास योजना। तो विश्वास योजना जो है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया विश्वास योजना। क्या है? विश्वास योजना है। ये जो है ना, ये विश्वास योजना क्या है बताते हैं। यह जो है योजना है, ये वित्तीय समावेशन और धोखाधड़ी को रोकने के लिए शुरू शुरू की जाती है। किसके लिए है? तो वित्तीय जो होता है ना कि ये ओटीपी भेजिए तो ये दीजिए, ये सबको मतलब वित्तीय समस्या और धोखाधड़ी को mainly रोकने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए। देख रहे हैं, लिखने में ज्यादा समय लग जाता है। ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किस 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 लिए किया गया था? ई श्रम पोर्टल का
तो ई श्रम पोर्टल का जो शुभारंभ है, वो पता किया गया था और एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस तैयार करके असंगठित श्रमिकों को औपचारिक रूप देना, मतलब जो असंगठित रूप से जो श्रमिक है ना, उसको औपचारिक रूप से काम देना, ये इस श्रम पोर्टल का ये था। जैसे में पता है कौन कौन सा असंगठित क्षेत्र में आता है? इसमें असंगठित क्षेत्र में आने वाले जो है वो है आपका जो निर्माण श्रमिक होता है, जो बनाता है, प्रवासी श्रमिक होता है, रेहड़ी पटरी वाले श्रमिक वाले इत्यादि इत्यादि, ये सब होते हैं आपको क्या, असंगठित ये श्रमिक होते हैं। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2000 निम्नलिखित में से जुड़ा है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन किससे जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है ये जुड़ा हुआ है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के माध्यम से ऊर्जा रूपांतरण प्राप्त करना। मतलब इसमें क्या है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है ये पता है क्या है, ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना। मतलब जितना भी जीवाश्म ऊर्जा होता है, जीवाश्म ईंधन जितना भी होता है, उस पर जो निर्भरता कम करना, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे पेट्रोल वगैरह पर हम लोग निर्भर है ना, तो उस पर निर्भरता कम करके हमको क्या करना है, एक स्वच्छ ऊर्जा का की ओर ले जाना, इसका लक्ष्य उद्देश्य है। बजट 2023-24 में घोषित पीएम प्रणाम योजना निम्नलिखित पर केंद्रित है। पीएम प्रणाम योजना किस पर संबंधित है? तो इस संबंधित है उर्वरकों और वैकल्पिक पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग। मतलब जितना भी उर्वरक होता है, जितने वैकल्पिक पोषक तत्व होते हैं, उसको क्या है, उसको संतुलित रूप से प्रयोग करना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करना इसका उद्देश्य है। इस योजना का नाम क्या है? पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, चलिए। ये सवाल देखिए, सवाल है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर एएम को डिजाइन किया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है डिजाइन किया गया था, कि डिजाइन किया गया था सामुदायिक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। मतलब जितना भी सामुदायिक स्तर पर जितना भी सेवा होता है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करना। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो जितने भी सामुदायिक स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य को देखभाल करना, इसका उद्देश्य है। कहाँ पे? ग्रामीण और शहरी दोनों में। ठीक है, चलिए। यह सवाल देखिए, सवाल है कि भारत में वस्त्र निर्यात में एक प्रमुख संरचनात्मक मुद्दा है। भारत में वस्त्र निर्यात में एक प्रमुख संरचनात्मक मुद्दा कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा? कपास आधारित उत्पादों में प्रतिस्पर्धात्मक गिरावट। इससे गिरावट क्यों हो रहा है? तो इसमें गिरावट होने का मतलब है कि वियतनाम और जो बांग्लादेश जो है ना, जितने भी देशों में मिल रही कड़ी स्पर्धा है, मतलब इसमें क्या है कि इसमें कपास का उत्पादन ज्यादा देखते हैं बांग्लादेश में, ज्यादा कपड़ा वहां पे ये होता है, तो इसीलिए इसमें दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक ज्यादा है। तो इसकी तुलना में क्या है कि कपास आधारित उत्पादों में जो प्रतिस्पर्धा है, इसके कारण क्या है, गिरावट हो गया है। चलिए आगे देखिए। ये सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025 24-25 के अनुसार झारखंड में जीएसडीपी यानी स्थिर मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रतिशत के कितना वृद्धि का अनुमान है? तो कितना वृद्धि का अनुमान है? तो वृद्धि का अनुमान है 7.2%, इसमें वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, चलिए। झारखंड में गरीबी वर्ष 2015-16 में 42.10% थी, जो घटकर 2019-20 में पता कितना हो गया? ये हो गया 28 दशमलव कितना, 28.2% हो गया, यानी कि 28.21% ये हो गया। कितना में? तो 2019-20 में। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन पर केंद्रित है? लाइफ जो है पहल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से में किन पर केंद्रित है? तो किन पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है आपका टिकाऊ उपभोग की दिशा में व्यवहारिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना, इसका ये केंद्रित है। ठीक है, चलिए। इसका उद्देश्य जो होता है पता है, मिशन लाइफ का जो उद्देश्य है वो है लाइफ, हाँ लाइफ जो है ये, इसका फुल फॉर्म पता है क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसका उद्देश्य है उपभोग करो और फेंक दो वाली अर्थव्यवस्था के स्थान पर एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। मतलब इससे नहीं होता कि लिखो फेंको जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो नहीं। कहने का मतलब है कि उसको इस तरह यूज करना है ताकि वो रिसाइकल हो। कैसा हो? रिसाइकल हो। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए सवाल,
सरकार चावल और गेहूँ से हटकर फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार जो चावल और गेहूँ से हटकर फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है, इसका मुख्य उद्देश्य पता है क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जल तनाव और अस्थिरता मुद्दों को संबोधित करना। क्या है? जल तनाव और स्थिरता के मुद्दों को यह संबोधित करना इसका उद्देश्य है। भारत के किस राज्य में सिलक्यारा सुरंग स्थित है? बताइए, भारत के किस राज्य में सिलक्यारा सुरंग स्थित है? तो सिलक्यारा सुरंग कहाँ पे है? तो सिलक्यारा सुरंग जो है कहाँ पे है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। ये सवाल पूछने का मेन मकसद क्या है पता है? क्योंकि सिलक्यारा जो है ये नवंबर 2023 में चर्चा में रहा, इसीलिए सवाल पूछा। चर्चा में किस लिए रहा? जैसे कि वहां पर नहीं है जो धंस गया था, जिसमें 42 मजदूर मजदूर जो है ये वहां फंस गया था, इसीलिए चर्चा में रहा। और कहाँ पे है उत्तराखंड में? तो उत्तरकाशी जिले में है। और ये सिलक्यारा सुरंग जो है ना, सिलक्यारा सुरंग, ये चार धाम ऑल वेदर रोड जो है, चार धाम ऑल वेदर रोड, इसके इस परियोजना का हिस्सा है आपका कौन? सिलक्यारा सुरंग। ये सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा का कारण इसमें कौन सा है? तो अम्ल वर्षा का कारण है आपका कौन? वायु प्रदूषण जो है एक अम्ल वर्षा का कारण है। मैंग्रोव पौधे प्रमुख रूप से मिलते हैं कहाँ पे? मैंग्रोव पौधे जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपका सुंदरबन के डेल्टा में, आपका मैंग्रोव वन में पाया जाता है, क्योंकि हाँ खारे पानी में उगते हैं ज्यादा। ये कौन सा? खारे पानी में उगते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य भूमि स्खलन के लिए सर्वाधिक सुभेद्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भूमि स्खलन के लिए सर्वाधिक सुभेद्य नहीं है? सर्वाधिक सुभेद्य नहीं है, कौन सा नहीं है? चलिए, कौन सा नहीं है? तो ये है आपका राजस्थान। किसके लिए सुभेद्य नहीं है? भूमि स्खलन का। कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी, ये भी पहाड़ी, ये भी पहाड़ी, इस सब में क्या है? ये आपका है, लेकिन वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? चंडाका, ये उड़ीसा में है। चंडाका एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? चंडाका। तो चंडाका जो है ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे? चंडाका उड़ीसा में है। चंदौली, चंदौली पलामू झारखंड में है। ये मान लीजिएगा। अंसी जो है, अंसी कहाँ पे है? कर्नाटक में। और चंदौली उत्तराखंड में ना होगा कर, कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। चंदौली कहाँ पे है? महाराष्ट्र। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। पलामू में है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? कर्नाटक में। और चंडाका असम में, सॉरी ओडिशा में। सप्तमुखी नदी किस डेल्टा प्रदेश की नदी है? सप्तमुखी नदी जो है किस डेल्टा प्रदेश की नदी है? सप्तमुखी नदी, तो सप्तमुखी नदी जो है ये किस डेल्टा की नदी है? प्रदेश नदी है। तो ये आपका हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा की ये प्रमुख नदी है। सप्तमुखी नदी जो है ना, ये वेस्ट बंगाल के दक्षिण के जो 24 परगना जिले में यह बहती है। जो वेस्ट बंगाल के जो दक्षिण परगना है, 24 परगना में यह बहती है। कौन सी नदी? तो सप्तमुखी नदी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? इधर शिखर देवा, इधर देश देवा। अन्नपूर्णा कहाँ का है? तो आपको मालूम है चाहिए कहाँ पे है? तो अन्नपूर्णा जो है कहाँ पे है बताइए? ये अन्नपूर्णा आपका पड़ जाएगा नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है। गुरुला मानता नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंगा पर्वत भारत, और अन्नपूर्णा कहाँ पे है? नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में, भारत में नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी नदियां निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां? अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी नदियां निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी पता है किसका है? ये है आपका किसका? तो कावेरी का सहायक नदी। किसका सहायक नदी है? कावेरी का सहायक नदी है कौन? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। ठीक, चलिए। सवाल है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? बताइए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लेटेराइट मृदाएं हैं किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो ये जो फसल किसके लिए फसल होती है? काजू के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, किसके लिए? काजू के लिए। किसे ऐसा इसलिए कि जो लेटेराइट मिट्टी होता है उसमें आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। किस चीज का होता है? आयरन और
आयरन और एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन प्लस एल्युमिनियम इसकी अधिकता होती है। और इसमें क्या है कि नाइट्रोजन, पोटास और जैविक पदार्थों की कमी होती है। नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया और जैविक पदार्थों की कमी होती है और ये इसका अधिक होती है, इसीलिए इसमें क्या है, ये काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। छोटानागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों किन पेड़ों की पूजा करती है, बताइए। छोटानागपुर में मुंडा और संथाल जनजातियों किन पेड़ों की पूजा करती है, तो किसका पूजा किया जाता है, तो इसमें पूजा किया जाता है आपका महुआ और कदम का पूजा किया जाता है, ठीक है। चलिए, झारखंड की गुवा तथा नोवा मुंडी जो पश्चिमी सिंहभूम में है, किस प्रकार के लोहे अयस्क का खनन किया जाता है, तो गोवा और नोवा मुंडी किस प्रकार के लोहे का खनन किया जाता है, तो किस प्रकार के लोहा का खनन किया जाता है, तो यह किया जाता है हेमेटाइट का, किसका, हेमेटाइट का, ठीक है। चलिए, ये मिलाने वाला हाँ सवाल, निम्नलिखित में से निम्नलिखित झारखंड के निम्नलिखित कोयला क्षेत्र पर विचार कीजिए एवं इनके स्थान के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम लिखा है, पूर्व से इधर ले आना, बताइए। तो सबसे पहले पूर्व में कौन सा हो जाएगा, तो बताना है आपको, तो सबसे पूर्व में हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में जो है कौन सा है, जयंती, ये आपका 1 नंबर में। उसके बाद आ जाएगा कौन सा, बोकारो। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उत्तरी कर्णपुरा और फिर औरंगा, औरंगा 4 नंबर पर। तो 4 नंबर पर औरंगा कौन सा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा दो, दो ए है। फिर कौन सा है दूसरा नंबर पे, 3। फिर कौन सा है चौथा नंबर पर, ये औरंगा, सॉरी ये उत्तरी कर्णपुरा 4, फिर 1, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। चलिए, राज्य झारखंड में हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो हुंडरू तो पता ही होगा आपको कौन सी नदी पर स्थित है, सोनरेखा नदी पे। लद्दाख के मुख्य निवासी हैं, लद्दाख के कौन मुख्य निवासी हैं, तो लद्दाख के मुख्य निवासी है आपका बौद्ध एवं मुसलमान। कौन है लद्दाख में, बौद्ध एवं मुसलमान। भारत के निम्नलिखित बांधों में से किस बांध को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, तो कनाडा बांध किसको बोलते हैं, तो कनाडा बांध बोलते हैं किसको, सो बताना है, तो बहुत ही आसान सवाल है ये, मसानजोर बांध को कनाडा बांध बोलते हैं। इसको कौन सी नदी पे है, तो ये जो है मयूराक्षी नदी पे है, ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, पियर्सन, पियर्सन बांध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पियर्सन जो है यही डैम का निर्माण किए थे, ठीक है। चलिए, हाँ कनाडा फिर क्यों बोलते हैं, क्यों कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है, कौन है ऊंचा शिखर, तो ये है कौन, अनाईमुड़ी। कौन है, अनाईमुड़ी जो है ये सबसे ऊंचा शिखर है। तो कहाँ पे अनाईमुड़ी, तो ये केरल में है, कहाँ पे है? केरला में है अनाईमुड़ी के इडुक्की जिला में, कौन सा जिला है, इडुक्की, ठीक है। चलिए, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो पश्चिमी घाट होता है ना ये सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई इसका हो जाएगा 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। क्या है, झारखंड राज्य के जिले और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2011 प्रतिशत बताना है। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कौन सा, सबसे कोडरमा में कितना है, तो कोडरमा की अगर हम बात करें तो कौन कितना हो जाएगा, कोडरमा में 0.96% ये इसका क्या है, जनसंख्या है किसका, अनुसूचित जनजाति का। खूंटी में अगर हम बात करें तो खूंटी में कौन सा हो जाएगा, तो खूंटी में हो जाएगा 73.72%, ये खूंटी में अधिक है, समझे, किसका जाति, अनुसूचित जनजाति का। और सिमडेगा की हम बात करें, सिमडेगा में कितना है, तो 68.94% सिमडेगा में है, गुमला में हो जाएगा 70.78, ये सब हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य कौन सा है जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध है, पूर्वोत्तर का वह 4 राज्य कौन सा है जो समान
रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध है, सो बताना है आपको। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वोत्तर का, तो असम, मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश, ये आपका हो जाएगा कौन? गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित है। असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है, ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें विपक्ष के किसी सदस्य को चुना जाता है, विपक्ष के किसी नेता के सदस्य को चुना जाता है अध्यक्ष, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का चयन करने वाली समिति का सदस्य नहीं होती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का चयन करने वाली समिति का सदस्य नहीं होता है? बताइए, कौन नहीं होता है? तो ये होता है, कौन नहीं होता है? तो पीएम जो है ये नहीं होते हैं। सॉरी सॉरी, पीएम नहीं, इसमें तो पीएम अध्यक्ष होता है, पीएम इसमें अध्यक्ष होता है। और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। इसमें पीएम होते हैं, गृह मंत्री होता है, और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। किसमें? लोक लेखा समिति में ये होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसका एक ट्रिक है, यूपी में तेल बीका, इसका एक ट्रिक है, ठीक है। यूपी है इसमें, में से मध्य प्रदेश, ते से तेलंगाना, ला से कौन जाएगा? तेल तेलंगाना, बी का, बी से बिहार, का से कर्नाटक, तो इसमें कौन सा नहीं आया? तो यूपी में तेल बीका, तो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। भारत में के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जाती है? भारत में जो है उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार किया जाता है? तो यह किया जाता है किस प्रकार? तो किया जाता है संसदीय अधिनियम के द्वारा किया जाता है। इस कौन सा आर्टिकल संविधान का? तो आर्टिकल नंबर 124 के तहत यह किया जाता है, ठीक है। चलिए, जल विवाद न्यायाधिकरण के नाम और उन विवादों में शामिल राज्यों का सही क्रम बनाइए। बताइए, वंशधारा जल न्यायाधिकरण किससे संबंधित है, सो बताना है। तो वंशधारा किससे हो जाएगा? तो वंशधारा है आपका गोवा, कर्नाटक, सॉरी आंध्र प्रदेश, गोवा का नहीं। कौन सा वंशधारा किसका हो जाएगा? तो वंशधारा जल न्यायाधिकरण का संबंध है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। और महादयी जल न्यायाधिकरण जो है, वंशधारा कहाँ से हो गया? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। महादयी जल न्यायाधिकरण, महादयी जल न्यायाधिकरण जो है, ये हो जाएगा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। कृष्णा जल न्यायाधिकरण, तो कृष्णा जल न्यायाधिकरण हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। किसमें कृष्णा का, किसमें किसमें हो जाएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महानदी जल न्यायाधिकरण, तो महानदी जो है ये हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में महानदी जल अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में को भारतीय गणराज्य के पहले से बाद के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में व्यवस्थित करें। पहले से बाद, पहले से उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा इसमें? सबसे पहले की हम बात करें तो कौन हो जाएगा, बताइए। सबसे पहले हो जाएगा वीवी गिरी, ये एक नंबर पर आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका कौन? नीलम संजीव रेड्डी, ये दूसरा नंबर पर। उसके बाद आ जाएंगे आपका शंकर दयाल शर्मा। कौन आ जाएंगे? शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद डॉक्टर के आर नारायण, ये चौथा नंबर पर। तो वीवी गिरी मतलब कि एक का चार किसमें है? तो एक का जो चार है ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये दो, तीन, चार, एक, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। भारत के नागरिक के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? भारत के नागरिक के लिए राज्यसभा सदस्य का बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का बनने के सदस्य न्यूनतम आयु जो होता है वो होता है कितना, पता है? क्या पूछा है? राज्यसभा का ना,
तो राज्यसभा में कौन सा हो जाएगा? 30 वर्ष। और लोकसभा में कितना हो जाएगा? तो लोकसभा में 25 वर्ष। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल लिखा हुआ है 84 के बी में। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो भारत की संविधान की सभा की अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ये अंतिम बैठक हुआ था, और 26 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान लागू हो गया था। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति का किससे संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी संबंधित है आपका किससे, वो बताना है। निर्वाचन सुधार से यह संबंधित है। कौन? दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधार से यह संबंधित है। ठीक, चलिए। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक लिखा है, किसके द्वारा लिखी गई है? लिखिए। तो वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन की यह किताब है, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसने लिखी है? तो द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक के जो लेखक है ये है ग्रैनविल ऑस्टिन। कहाँ के थे ये? तो यूएसए के ये थे। कहाँ के? अमेरिका के ये विद्वान थे। और जो कि ये भारतीय संविधान जो है ना उस पर व्यापक शोध किए थे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है तो ये बताना आपको। तो कौन सही है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। महानदी संबंध में उनका उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उससे संसद में मत देने का अधिकार है, ये भी सही है। ठीक है। लेकिन उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन मत देने का करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कितना में सवाल है? ये 46 नंबर ना। इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें मत देने का भी अधिकार नहीं होता। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन हमको ये ऑप्शन सही लग रहा है। किस राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो बताना है आपको। तो कौन करता है राज्य में? तो राज्य में राज्यपाल करते हैं। उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है। किस अनुच्छेद किस्त में? तो अनुच्छेद 316 के अंतर्गत के तहत जो है ये अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, हालांकि यह पद से हटाने का अधिकार जो नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, ठीक है, लेकिन पद से हटाने का जो काम है वो किसका है? तो वो है राष्ट्रपति का। किसका है? राष्ट्रपति का। यह सवाल है कि सरकारिया आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सरकारिया आयोग के बारे में पूछा है सवाल। तो सरकारिया आयोग इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। इसने राज्यपाल के कामकाज के लिए कुछ दिशा निर्देश सुझाए थे, ये भी सही है। इसने एक अंतर राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या है, इसने सिफारिश की थी कि आर्टिकल 356 समाप्त करने की सिफारिश की नहीं, ऐसा नहीं किया था। इसने सिफारिश किया था कि आर्टिकल 356 को जो है ना का उपयोग बहुत ही कम और अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। हटाने का बात नहीं किया था, लेकिन इसका उपयोग जो है वो किसमें किया था? कहने के करने के ये बोल रहे थे किसमें उपयोग करना, बहुत ही कम करना, लेकिन करना है। लेकिन इसमें इस डायरेक्ट बोल दिया है कि हटाने का बात नहीं किया गया था। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित 73वें और 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सवाल ये पूछा है। क्या पूछा है? भारत में स्थानीय शासन से संबंधित 73वें और 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बताइए। राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? बिल्कुल सही है। नहीं, ये सही नहीं है।
स्थानीय निकायों के प्रत्येक चुनाव हर 5 साल में होता है, ये नहीं। ये सही है, लेकिन पूछा क्या नहीं। फिर से कर दे रहे सवाल को, ठीक है। सवाल पूछा है कि चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही, लेकिन पूछा नहीं है। स्थानीय निकायों के प्रत्येक चुनाव हर 5 साल में होते हैं, ये भी सही है। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव ही की जानी चाहिए, या नया निकाय एक पूर्ण कार्यकाल के लिए किया जाना चाहिए। इसमें हम बताते हैं इसमें क्या बोल रहा है सवाल। सवाल बोला है ना कि बल्कि जो है ना इसमें कि 6 महीने के अंदर यह करना है, लेकिन ये जो बोला है नया निकाय एक पूर्ण कार्यकाल, पूर्ण नहीं बल्कि जितना बचा हुआ कार्य है ना उसको सही से उसी को चलाना है, ठीक है। यानी कि केवल 3 हो जाएगा, मतलब पूर्ण सोच थोड़ी होगा चुनाव, ठीक है। चलिए, ये इसको बोलना चाह रहे हैं जिसमें जो कार्यकाल शेष बचा उसी में आपको काम करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असममित संघवाद यानी एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की सटीक उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असममित संघवाद का सटीक उदाहरण नहीं है, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा। राज्यसभा में राज्य का समान प्रतिनिधित्व, ये तो सही है। छठी अनुसूची ये भी सही है। संघवाद के शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान, ये सही, लेकिन ये गलत है कि अखिल भारतीय सेवा इसमें ये शामिल नहीं है, ठीक है। ये सही बोला, लेकिन असीमित संघवाद क्या होता है एक बार हम बता दे रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं, ज्यादा टाइम लग जाएगा। असीमित संघवाद का अर्थ होता है जब अलग अलग राज्यों को अलग अलग अधिकार या सुरक्षा दी जाती है। अलग अलग राज्यों को अलग अलग अधिकार या अलग 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 सुरक्षा दी जाती है। जैसे बता दे, जैसे में राज्यसभा में अलग प्रतिनिधित्व और छठी अनुसूची के जनजाति क्षेत्र या यूनियन टेरिटरीज के लिए विशेष प्रावधान होता है, ठीक है। ये आपका अलग अलग होता है, लेकिन इसमें अखिल भारतीय सेवाएं जो होता है जैसे कि आईएएस आईपीएस जो होते हैं, वो संघीय ढांचे की एक एकीकृत विशेषता है कि जो पूरे भारत को समान रूप से लागू होती है। यह एक असीमित संघवाद का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए आर्टिकल जो 57 है इसमें पुनर्निर्वाचन की बात करता है। 58 की बात करें आर्टिकल तो इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करता है। 59 की बात करें तो इसमें क्या है जैसे बताइए। 57 क्या हो जाएगा, पुनर्निर्वाचन। 60 की बात करता है, 60 मतलब शपथ, 60 शपथ, ठीक है। चलिए, जन्म पंजीकरण के आधार पर 2024 में झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात अधिकतम है, बताइए। जन्म पंजीकरण के आधार पर झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात अधिकतम है, तो लिंगानुपात अधिकतम किस में है। तो कौन सा जन्म पंजीकरण के आधार पर 2024 में झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात अधिकतम है, तो किसमें अधिकतम है, तो ये हो जाएगा आपका गुमला में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के लिए बजट अनुमान 2025-26 में कृषि यंत्र वितरण योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल कितनी राशि आवंटित किया गया था। किसके लिए, तो कृषि यंत्र योजना वितरण योजना के तहत जो है कितना राशि आवंटित की गई थी, तो ये किया गया था आपका कितना, तो 100 करोड़ रुपया। कौन सा भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई यानी यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश बन गया है। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश बन गया है, तो ये बन गया है कौन, ट्रिनिडाद और टोबैगो जो है ये अपनाने वाला पहला देश बन गया है क्या, यूपीआई को। अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने किस राज्य में अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 आयोजित किया, 3.0 आयोजित किया। अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने किस राज्य में युद्ध अभ्यास कौशल 3.0 आयोजित किया, तो किसमें, तो ये आयोजित किया था अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा कौशल,
ये सवाल देखिए, सितंबर 2024 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक नया नियम पेश किया है जिसके तहत भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन करने वाले सभी विदेशी नागरिकों को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में किस पोर्टल पर पंजीकरण करने का अनिवार्य है। तो जो जितना भी जो पोर्टल है ना, ये सभी विदेशी नागरिकों को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में ये जो एक पोर्टल बनाया गया था, कौन कौन सा पोर्टल करने का ये किया गया। तो ये पोर्टल का नाम है आपका कौन-सा? अध्ययन के लिए भारत। ये जो क्या है, अध्ययन के लिए भारत स्टडी इन इंडिया में स्टडी इन इंडिया पोर्टल पर इसको पंजीकरण करना है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबी यात्राओं के दौरान ट्रक ड्राइवरों को सहयोग करने के लिए अपना घर पहल शुरू की? किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबी यात्राओं के दौरान ट्रक ड्राइवरों को सहयोग करने के लिए अपना घर पहल शुरू किया है? तो अपना घर पहल शुरू करने वाला कौन है? ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। अगला सवाल देखिए। सॉरी एक हो गया आपका। अगला ये सवाल देखिए। वाणिज्य नहीं हो यार, यहाँ पे परिवहन होगा। गलती से वही सोच रहे वाणिज्य। हाँ, वाणिज्य कैसे हो यार, परिवहन है क्या है, ट्रक ड्राइवर तो परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ये सवाल देखिए, 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण 25 से 28 सितंबर 2025 तक किस शहर में आयोजित किया गया था? 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण 25 से 28 सितंबर 2025 तक किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इस शहर का नाम है नई दिल्ली। जो उनमेसा है ना, उनमेसा एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। किसका है? एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव। चलिए अगला सवाल है। किस देश ने सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना किस देश ने सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य मानव डीएनए का शून्य निर्माण करना है? किस देश ने सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य मानव डीएनए का शून्य से निर्माण करना है, मानव डीएनए का शून्य से निर्माण करना है? तो कौन सा है? चीन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक पंडित छन्नू लाल मिश्र का अक्टूबर 2025 में निधन हो गया। ये वह एक क्या थे पता है? छन्नू लाल मिश्र, जो ये क्या थे? ये थे गायक। छन्नू लाल क्या थे? गायक। 2025 में किस शहर के नगर निगम ने हाल ही में भारत के पहले समर्पित जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? 2025 में किस शहर के नगर निगम ने हाल ही में भारत के पहले समर्पित पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किया है कौन? लखनऊ। फुटबॉल फॉर स्कूल एफ और एस, फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम फीफा की एक पहल है जो बच्चों में फुटबॉल और जीवन कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जैसे राष्ट्रीय प्राधिकरणों के साथ साझेदारी शुरू किया है? तो कौन है ये? तो इसका नाम है पता है क्या? कौन सा है? तो ये है आपका यूनेस्को के द्वारा ये फुटबॉल फॉर स्कूल ये शुरू किया गया। सतत विकास, हाँ, 17 सतत विकास लक्ष्यों में से लक्ष्य 2 क्या है? 17 को सतत विकास लक्ष्य है ना, तो दूसरा लक्ष्य है कौन सा? सो पूछा है, तो दूसरा लक्ष्य है शून्य भूखमरी। श्रीमती पूर्णिमा महतो को किस क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो श्रीमती पूर्णिमा महतो को जो है किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो पूर्णिमा महतो को खेल से संबंधित है, खेल के क्षेत्र में इसको क्या दिया गया था? तो दिया गया था पद्मश्री।
जो कि तीरंदाज के कोच है। जिसके तीरंदाजी के से कोच है। अब पूर्व में तीरंदाजी के खिलाड़ी भी थे। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स चैंपियंस 2025 की मेजबानी की? अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की? तो ये किसने किया था? तो ये किया था पश्चिम बंगाल में। किसने? पश्चिम बंगाल में किया था। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 2024 तक एक लाभार्थी को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान किया जाता है 50,000 रुपये, अलग अलग किस्तों में मिलता है। ठीक है, चलिए। 40 तो लिखा हो रहा था लेकिन इसमें शायद अपडेट कर दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। 40 50 दोनों। त्रिपिटक किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक का अर्थ होता है क्या पता है? अर्थ इसका होता है 3 टोकरियां। ठीक है, चलिए। और ये जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। जो कि इसमें क्या है? इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है, किसने निर्माण कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? तो ये 1199 में। लेकिन इसे पूरा करने का जो श्रेय है वो जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है। राजमहल ट्रेप का निर्माण कब हुआ? तो राजमहल ट्रेप का जो निर्माण हुआ था ये जुरेसिक काल में हुआ था। कब हुआ था? जुरेसिक काल में राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ था। कैसे हुआ था? तो ये हुआ था ज्वालामुखियों का गतिविधियों का इसमें जब जब ज्वालामुखी गतिविधियां होती है ना, इसके फलस्वरूप आपका राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ था। ठीक है। भारत का हीराखंड लीजिए नया नाम किस राज्य को कहा जाता है? तो हीराखंड जो है जानते हैं, झारखंड को कहा जाता है हीराखंड। ठीक है, चलिए। वर्ष 1917 में चंपारण से महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? बताइए। वर्ष 1917 में चंपारण से महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत किया गया था? तो चंपारण से कौन सा आंदोलन था? इतना आसान है, बताइए। सत्याग्रह आंदोलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो आरएसएस की स्थापना हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ। तब कौन किए थे? तो उनका नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। क्या नाम है? केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, 1925 में विजयदशमी के दिन किया गया था। दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया? दिल्ली चलो का आह्वान जो है पता है किसने किया था? बताइए तो बहुत ही आसान सवाल है। ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, चलिए। भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया? कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया? तो कैबिनेट मिशन आया था वर्ष 1946 में आया था। क्या करने आया था? तो भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करने के लिए और सत्ता हस्तांतरण के लिए एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना, ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। 1915 में हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक का नाम है मदन मोहन मालवीय। ये हिंदू महासभा के संस्थापक थे। ठीक है। ये कुंभ मेले के दौरान इसका स्थापना हुआ था। और चलिए। भू राजस्व आंकलन की दहसाला व्यवस्था अकबर के शासनकाल में लागू की गई थी। यह मूलतः किसके दिमाग की उपज थी? दहसाला व्यवस्था किसके दिमाग की उपज था? तो ये राजा टोडरमल का ये दिमाग का उपज था। क्या? दहसाला व्यवस्था। ठीक है। इस दहसाला मतलब क्या है? भू राजस्व की दहसाला या जिसको क्या बोलते हैं, जब्ती प्रथा बोलते हैं। जब जब्ती प्रणाली की 1580 में हुआ था का स्टार्ट। कितना? 1580 में मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल के द्वारा विकसित और लागू किया गया था। राष्ट्रप्रधान जो है 8 मंत्रियों की एक परिषद था जो राजा को सलाह देता था। कौन था? कौन सा राजा को सलाह देता था? शिवाजी को। कौन सा राजा को? शिवाजी को।
अगला सवाल देखिए, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो मनसबदारी प्रथा जो है वो 1571 में किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा यह किया गया था मनसबदारी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड को किस नाम से जानते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में झारखंड को बताइए किस नाम से? तो झाडिस के नाम से। क्या नाम से? झाडिस। खरकई किसकी सहायक नदी है? तो खरकई जानते होंगे किसकी सहायक नदी है? तो खरकई जो है ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। ठीक है। मुख्य रूप से झारखंड के सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिलों में यह बहती है। कौन? खरकई नदी। तीर्थंकर की परिकल्पना किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा ये कराया गया था। ठीक है। गाथा सप्तशती के लेखक है। तो गाथा सप्तशती के जो लेखक है वो कौन है? तो ये है हाल। कौन है? हाल। गाथा सप्तशती सातवाहन राजा हाल के द्वारा संकलित की गई प्राकृत कविता कृत है। वह प्रक्रिया जिसमें पत्तियों से जल होते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जो पत्तियां जो है ना, पत्तियां, सॉरी, किस तरह होता है? इस तरह पत्ती होता है, इसमें जल होते हैं, कौन सा प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस है? तो निष्क्रिय गैस इसमें एक हीलियम है जो कि निष्क्रिय गैस। ये जो है ना, ये आप देखिएगा आवर्त सारणी जो होता है, आवर्त सारणी, ये इसके 18वें समूह में तत्वों को निष्क्रिय नोबल गैस कहा जाता है। जिसका 18वां जो होता है ना समूह, उसमें सब निष्क्रिय गैस ही होता है। कौन सा समूह? 18वां। इसी समूह का एक हिस्सा कौन है? हीलियम है। 86 नंबर बताइए सवाल। 86 नंबर सवाल है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम कोशिकांग सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं कोशिका, इस कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है ये, कैसे बोलते? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। जैव अणु जो आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता हुआ है, जैव अणु जो आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है कौन है? तो ये है आपका डीएनए जो है, वो आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है। माइक्रोस्कोप को किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? तो माइक्रोस्कोप में जो होता है वो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसमें? माइक्रोस्कोप में। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। अगला सवाल देखिए, सफेद प्रकाश का रंगों में विभाजन कहलाता, सफेद प्रकाश रंगों में विभाजन कहलाता है। सफेद प्रकाश रंगों में विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है? विक्षेपण। क्या कहलाता है? विक्षेपण। जब विक्षेपण कब होता है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, ये मान के चलिए प्रिज्म है, इससे होकर गुजर रहा है, तो क्या बोलता है? तो वह अपने घटक 7 रंगों में विभाजित होता है। कितने रंगों में? 7। ठीक है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। विद्युत धारा मापने का उपकरण है कौन? आमीटर। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। न्यूटन किसका होता है? न्यूटन बल का होता है। ठीक है। वाट किसका होता है? शक्ति का वाट होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। स्टेनलेस स्टील लोहे, क्रोमियम और किसका मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील जो होता है, लोहा और क्रोमियम, किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है पता है? लोहा इस निकेल का। किसका मिश्रण है? निकेल का। कार्बन कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान पूछा है। तो कितना है? तो C12। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 रिक्टर स्केल होता है, पीएच स्केल होता है। ठीक है। जो कि थोड़ा क्या होता है? क्षारीय होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाजनित त्वरण होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाजनित त्वरण कितना होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती। मानव शरीर में रक्त छानने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त छानने का एक अंग है किडनी।
लाल रक्त के लिए लाल रंग उत्तरदायी होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा शक्कर फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाती है? तो फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं? फ्रुक्टोज को। ठीक है, किसको? फ्रुक्टोज को। ये किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है फलों में। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नए होंगे सब्सक्राइब जरूर, और बेल आइकन को दबाना तो जरूरी है। ठीक है, तभी तो आगे पता चलेगा ना वीडियो आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार जोहार। हाँ, अब पीडीएफ भी किन्हीं को चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जो कि सर्च करना है पीसीएस फाउंडेशन। पीडीएफ फाउंडेशन सर्च कीजिएगा कहाँ पे? टेलीग्राम में, वहां पे जाके आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब है ना उत्तर सहित। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।